CSET का जो एग्जाम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे 4-5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, है ना। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के एंगल से बहुत ही। बट अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा एक्ट है, लॉ है। तो अभी ईईटी लेवल पे हम इसको पूरा कंप्लीट पढ़ें, इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। जितना जितना हमारे एग्जाम में आने वाला है, एक बार उसी पे हम लोग फोकस करेंगे सिर्फ, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या समझते हो आप, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए जरा। ठीक है, और कुछ इसके अलावा कुछ और बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो नई सरकार बनी, है ना, चीजों को ठीक करना था। तो पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक कानून बना दिया गया, भाई भारत देश ऐसे ऐसे चलेगा। जैसे मान लो ऐसे चुनाव हुआ करेंगे, ऐसे एमपी एमएलए सिलेक्ट होंगे, ऐसे पीएम बनेंगे, ऐसे राष्ट्रपति होगा, ऐसे कोर्ट चलेंगी, कोर्ट की ये पावर होंगी, है ना, पंचायत होंगी, पंचायत में ये काम होगा। कुछ आपको फंडामेंटल राइट दिए गए, कौन हमारा सिटीजन होगा कौन नहीं होगा। यानी पूरे देश को चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया, और उसी सिस्टम का नाम क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भारत में कब लागू हुआ था बताओ जरा। 26 जनवरी 1950। बहुत बढ़िया। तो एक तो यही क्वेश्चन बाई चांस मान लो आपसे पूछ ले, वैसे तो इतने आसान क्वेश्चन पूछेगा नहीं, कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसके बाद देखिएगा, मैं ना आपको जो शुरुआत करवाऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन की, वो ना हम लोग फंडामेंटल राइट से शुरू करेंगे। ऐसा कारण क्यों सर, यहां से क्यों शुरू कर रहे हैं बीच में से थोड़ा, वो इसलिए क्योंकि आपको ना अभी फंडामेंटल राइट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होगी, सुना होगा आपने कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं, है ना। तो उसी से शुरुआत करेंगे तो थोड़ा सा आपको इजी रहेगा चीजें। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन जो आपके पास एग्जाम में आएगा, फंडामेंटल राइट्स आर एनविसेज्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, ऐसे करके 12-13 पार्ट बनाए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उसमें से जो पार्ट 3 है, उसमें क्या बताया गया है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछेगा, बताओ जरा। हाँ, मैं अभी नेट पे चेक कर रहा था, 25 पार्ट्स हैं टोटल। कितने पार्ट्स हैं, 25। ठीक है, और हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट 3 की। मान लो बाई चांस पूछ भी ले कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, तो क्या बोलेंगे, ऐसा समझ लो एक ऐसी बुक है जिसके अंदर 25 चैप्टर हैं, और चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट्स। 6 तरह के फंडामेंटल राइट हमें मिलेंगे। ठीक है, तो पार्ट 3 में है और 6 राइट हैं। इसके बाद हमारे पास ये पॉइंट्स आगे देखो यहाँ पे, हेलो, तो कौन कौन से फंडामेंटल राइट हैं, सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी, सुना हुआ है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, है ना। राइट टू फ्रीडम, जिसके अंदर क्या क्या आता है, बोलने का अधिकार, है ना, और ये सब चीजें। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन 23 और 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
धर्म की स्वतंत्रता, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। एक तो आपको क्या याद करना है कि राइट टू इक्वलिटी कौन से लेके कौन से आर्टिकल हैं। अभी रट्टा मत मारना, जब हम पढ़ेंगे ना तो अपने आप याद हो जाएंगे, ये वाले राइट टू इक्वलिटी थे तो वो सीक्वेंस अपने आप ही याद हो जाएगी। बट पेपर में पूछ सकता है कि राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल हैं, राइट टू एक्सप्लोटेशन कौन कौन से हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन कौन कौन से हैं। तो ये आर्टिकल के नंबर आपको सारे याद करने पड़ेंगे भाई, ठीक है। अभी रट्टा मत मारना, जब हम सारे में पढ़ा दूंगा तो अपने आप ही याद हो जाएंगे कौन से आर्टिकल में कौन कौन से दिए हुए हैं। बता रहा हूं कि इन फ्यूचर ये आएगा। अब ये कहता है, देखो 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25 से 28, 29, 30, 31 गायब है ना बीच में। तो जो आर्टिकल 31 है, पहले एक फंडामेंटल राइट होता था हमारा जिसका नाम होता था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी पहले 7 फंडामेंटल राइट थे, अभी कितने हैं 6। देखो, प्रीवियसली द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31 वाज आल्सो गारंटीड एज ए फंडामेंटल राइट which has been removed by 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, चेंज करना। जब 44th टाइम इसको अमेंड किया गया 1978 में, उसको हटा दिया, और राइट टू प्रॉपर्टी आज के दिन में क्या है, फंडामेंटल राइट ना होके क्या है, लीगल राइट बन गया है। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी रखने का अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं है, अभी ये क्या है, लीगल राइट है, ठीक है। तो पहले कितने थे भाई टोटल, 7। कौन से वाला हटा दिया, राइट टू प्रॉपर्टी। अभी राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, लीगल राइट। पहले क्या था, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट वो होते हैं जिनमें अगर कोई आपको दिक्कत लगे तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो सीधे। लीगल राइट के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है नॉर्मल, जैसे आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जैसे मान लो तुम दोनों की लड़ाई होगी, ठीक है, तो क्या तुम सुप्रीम कोर्ट चले जाओगे सीधे सीधे, नहीं, फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हो। तो एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13, उसके बाद ही हम लोग क्या कर पाएंगे, बाकी बातों को समझ पाएंगे। तो पहले 12-13 पढ़ेंगे, फिर वापसी आएंगे यहाँ पे। देखो, स्टेट, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है, स्टेट के बारे में बताया गया। और स्टेट का मतलब मोटे मोटे तौर पे आप समझ लो सरकार। फॉर एग्जाम्पल, आप दोनों बच्चे मेरे पास पढ़ने के लिए आए कि सर हमें ना सीएस एग्जीक्यूटिव की कोचिंग लेनी है। राजेश को मैंने बोला ठीक है भैया फीस जमा करा दो और आपकी क्लास स्टार्ट करवा देते हैं। प्रदीप को बोला भाई प्रदीप मैं तो तेरे को नहीं पढ़ाऊंगा यार, मेरे को तेरी शक्ल पसंद नहीं आई, मैं नहीं पढ़ाता तेरे को। तो क्या कोर्ट में केस कर सकता है, राइट टू इक्वालिटी, कि सर इसको तो आपने एडमिशन दे दिया मेरे को नहीं दे रही है तो आप पार्शलिटी कर रहे हो सर, देखो कोर्ट में केस हो जाएगा। बताइए, बोलो, मेरा क्वेश्चन समझ आया। दो बच्चे एडमिशन लेने के लिए आए, एक को एडमिशन दिया दूसरे को मना कर दिया, तो क्या ये मेरे पे कोर्ट में केस कर सकता है क्या, ये मेरे को एडमिशन नहीं दे रहे, क्यों क्यों नहीं कर सकता भाई, हाँ, फंडामेंटल राइट है, केस होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर है केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये जो फंडामेंटल राइट मिलते हैं ना वो आपको स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं। अगर एक सरकारी स्कूल होता फिर तुम कर सकते थे, मैं तो प्राइवेट पर्सन हूँ, ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, किसको पढ़ाऊं किसको ना पढ़ाऊं मेरी मर्जी है ना भाई, समझ गए। तो ये जो आपको फंडामेंटल राइट मिलते हैं वो ज्यादातर कहाँ मिलेंगे, स्टेट के अगेंस्ट, सरकार के अगेंस्ट मिलते हैं भाई, प्राइवेट पर्सन को आप कुछ नहीं कह सकते। बात समझ में आ रही है। देखो, विद ए फ्यू एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है जहां पे आपको फंडामेंटल हर जगह मिलेंगे, लेकिन क्या कहता है, ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट। सारे के सारे फंडामेंटल राइट आपको सरकार के अगेंस्ट मिलते हैं, यानी सरकार कुछ ऐसा नहीं कर सकती जिससे आपके राइट क्या हो रहे हो, वोलेट हो रहे हैं। समझ पा रहे हो। अंडर आर्टिकल 12 द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर स्टेट इंक्लूड, स्टेट किसको माना जाए। देखो भाई ये याद करना है, ये पेपर में आएगा। कौन कौन स्टेट है, द गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट,
यानी सेंट्रल लेवल पे कौन होता है? भारत सरकार होती है, केंद्र सरकार, और दूसरा कानून कौन बनाता है? पार्लियामेंट बनाती है। तो दोनों ही क्या माने जाएंगे? स्टेट माने जाएंगे। फिर गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, यानी कि ये स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा है, हरियाणा सरकार की बात होगी, पंजाब सरकार की बात होगी, केरल सरकार की बात हो गई। और लेजिस्लेचर का मतलब होता है लॉ मेकिंग अथॉरिटी। तो स्टेट लेवल पे भी तो कानून बनते हैं ना, ऐसे सुना होगा ना, एमएलए है ये बंदा एमएलए। एमएलए का मतलब क्या? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब लॉ मेकिंग अथॉरिटी का मेंबर है वो। ठीक है, तो दोनों तो सरकार आ गई भाई। कौन कौन सी सरकार आई बोलो? सेंट्रल और स्टेट। और दोनों लेवल पे लॉ बनाने वाली अथॉरिटी कौन कौन? पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी क्या होती है? जैसे कि नगर निगम, म्युनिसिपैलिटीज वगैरह। ठीक है, ये सब चीजें विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो इंडिया की टेरिटरी में काम कर रही है और इंडिया गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम कर रही है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, स्टेट का मीनिंग क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो क्या पता होना चाहिए, आर्टिकल क्या है 12। और क्यों पढ़ रहे हैं हम स्टेट का मीनिंग भाई? क्योंकि जो फंडामेंटल राइट मिलेंगे वो तो किसके अगेंस्ट मिलेंगे? वो स्टेट के अगेंस्ट ही मिलेंगे, सभी के लिए। आप प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट जाके नहीं बोल सकते कि इस बंदे ने ऐसा किया। जनरली जो आपको फंडामेंटल राइट मिलते हैं वो मिलते ही कहां है? स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं भाई। ठीक है, तो आपके सिलेबस में बात इतनी ही है, लेकिन जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे तो इसके ऊपर पूरा 1 घंटे का लेक्चर बनेगा स्टेट के ऊपर। उसमें बहुत सारे केस बनेंगे कि इसको भी स्टेट माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, केस लो भी आ जाएंगे। फिर मान लो पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आपको केस बना के दे देगा, कोई अथॉरिटी होगी, अब पूछेगा कि इसको स्टेट मानना है नहीं मानना, क्या इस पे केस होगा कि नहीं होगा। तो वो थोड़ा डीप में जाके स्टडी करना पड़ेगा। अभी तो क्वेश्चन कौन से वाला है हमारे पास? मल्टीपल चॉइस से टिक करने वाला क्वेश्चन है, तो खाली क्या याद करना है? स्टेट का मीनिंग क्या है बस। ठीक है, और आगे फिर हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें। देखो ये था ना लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी में कौन कौन है? म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड, ये सारी चीजें। अब एक बात और देखो, एक ये केस का नाम भी याद कर लेना, अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब, आगे लिखा है AIR। इसका मतलब क्या है? AIR का मतलब क्या है जानते हो? इसकी फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया रिपोर्टर या ऑल इंडिया रिपोर्ट। ये क्या होता है? एक बुक होती है, एक मैगजीन होती है। अब इस मैगजीन में क्या होता है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 1981 सुप्रीम कोर्ट 481, ऐसा लिखा है ना। क्या मतलब हुआ बताना जरा। बताओ जरा। ये लिखा है ना AIR 1981 सुप्रीम कोर्ट 481। AIR का मतलब तो क्या बताया? ऑल इंडिया रिपोर्टर। 1981 में जो वो बुक छपी होगी उसमें सुप्रीम कोर्ट का केस नंबर 481 ढूंढ लेना, तो आपको यही केस मिल जाएगा वहां पे। ये केस का नंबर होता है भाई। यानी अगर तुम्हें देखना हो इस केस में क्या हुआ था तो कहां ढूंढोगे बताना? 1981 के AIR में सुप्रीम कोर्ट का केस नंबर 481, ये वाला केस मिल जाएगा आपको। मोबाइल है तुम्हारे पास? अभी है? उसमें सर्च करो AIR 1981 SC 481, ऐसा लिख के सर्च करो। इसका नाम मत लिखना अजय हसिया वाला, खाली क्या करो AIR 1981 SC 481, इसको सर्च करके देखो। आया कुछ? रेंज आ रही है? इसी का नाम आ गया होगा, देखो अजय हसिया वैसे खालिद मुदीब वाला। आया क्या? तो ये क्या लिखा हुआ है? केस का नंबर है ये। जो ये केस लो दिए होंगे ना उसके सामने जो लिखा होता है केस का नंबर, रेफरेंस के लेके यहां जाके देख सकते हो इस फलाने फलाने में केस में क्या हुआ था।
तो इस केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट हैज इनिशिएटेड द फॉलोइंग टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन एंटिटी इज एन इंस्ट्रूमेंटली एजेंसी ऑफ द स्टेट। भी इस केस में ये बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि भाई हम ये 6 बातें बता रहे हैं, अगर तुम्हें चेक करना हो कि जिस एजेंसी की बात हो रही है वो स्टेट है या नहीं है, तो ये 6 बातें क्या कर लेना, चेक कर लेना। तो अभी चेक करने की लोड नहीं है, एग्जीक्यूटिव में क्या आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा भी ऐसे ऐसे हुआ, बताइए इसको हम स्टेट माने के ना माने। जैसे बोल देगा LIC, क्या ये स्टेट है या नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 6 बातें चेक करेंगे। अगर 6 में से कोई भी एक बात उस पर लागू हुई तो क्या मान लिया जाएगा, वो स्टेट होगा। तो अभी के लिए तो हमें खाली क्या करना है, मीनिंग ऑफ स्टेट, पर जब एग्जीक्यूटिव में आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, केस लो आएंगे प्रैक्टिकल, उसमें हमें चेक करना है कि ये स्टेट है या नहीं है, उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ेगा। तो अभी तो सिर्फ काम कितना है, स्टेट का आर्टिकल 12 है इतना याद करो, प्लस स्टेट का मीनिंग क्या है इतना याद करो, बस इतनी सी बात, ठीक है। इसके बाद आता है जी आर्टिकल 13। 13 में क्या बताया गया है, लो का मीनिंग बताया गया है भाई। आर्टिकल 12 में क्या बताया था, स्टेट, और 13 में क्या बताया, लो। देखो दो तरह के कानून के बारे में बताया गया। देखो आर्टिकल 13 गिव्स टीथ टू द फंडामेंटल राइट, मतलब क्या भाई, आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट को दांत देता है, ये हिंदी बनी इसकी। दांत का हम क्या करते हैं, दांत का काम क्या होता है, काटना, खाना खाएंगे तो उसको चबा चबा के काट के खाते, यही काम है दांत का, है ना। तो ये कहता है कि ये जो आर्टिकल 13 है ये फंडामेंटल राइट के दांत हैं। अगर कोई भी ऐसा कानून होगा जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, ये दांत उसको क्या जाएंगे, खा जाएंगे भाई। क्या लिखा है ध्यान से पढ़ना, एग्जिस्टिंग लो। एग्जिस्टिंग लो का मतलब क्या है, ऐसे कानून जो 26 जनवरी 1950 के पहले इंडिया में लागू थे, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन वो कानून पहले से थे। सभी कानून तो होंगे ना पहले से, जैसे अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो कब का है वो, 1872, तो ये तो बहुत पहले का है वो तो, ठीक है। तो कह रहा है आर्टिकल 13(1) रिलेट्स टू द लॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन फोर्स। आर्टिकल 13(1) किसके लिए है, ऐसे कानून जो पहले से लागू थे, इनको प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ विच वर इन फोर्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें यह लिखा आर्टिकल 13(1) में कि अगर कोई ऐसा कानून पहले जो बना हुआ है जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट था, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो बाद में आए, उसके पहले तो कुछ भी कानून होते होंगे, तो ये कहता है कि मान लो भाई ये था कोई तुम्हारा पुराना लॉ और ये है हमारा फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब जैसे ही फंडामेंटल राइट आ गया और इस पुराने लॉ के अंदर कोई भी ऐसी बात थी जो कि इस फंडामेंटल राइट के क्या है, अगेंस्ट, तो दोनों की लड़ाई हो जाएगी और ये जीत जाएगा। कौन जीत जाएगा, फंडामेंटल राइट, यानी वो सारे पुराने कानून खत्म हो जाएंगे जो फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, अगेंस्ट। समझ पा रहे हो, देखो फंडामेंटल राइट बना दिए और पुराने कानून भी चलाते रहो, फिर मतलब क्या बनता है, राइट मिले वो तो फिर आपको अधिकार तो मिलना चाहिए ना। तो क्या कहता है, ए डिक्लेरेशन बाय द कोर्ट ऑफ देयर इनवैलिडिटी हाउएवर विल बी necessary before they can be disregarded and declare that pre-constitutional law are void to the extent, सिर्फ उतनी ही मात्रा में void होंगे to which they are inconsistent with the fundamental right। मान लो एक एक्ट था उसमें 100 बातें लिखी हुई हैं, उसमें से 3 बातें क्या हैं, फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं, तो क्या 100 की 100 बातें इनवैलिड हो जाएंगी ना, सिर्फ उन 3 बातों को खत्म करेंगे जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है। तो आर्टिकल 13(1) ने क्या बोला बताओ जरा, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जितने भी थे संविधान के आते ही अगर कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है वो उतना उतना इनवैलिड हो जाएगा जितना जितना वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट था। समझ गए,
और फिर कहता है फ्यूचर लॉ, और ये भी लिख दिया गया कि जब फ्यूचर में कानून बनेंगे, क्या 26 जनवरी 1950 के बाद कोई कानून नहीं बना होगा क्या? बनते रहते नए नए कानून। तो ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो। तो क्या लिख दिया, पुराने कानून भी इनवैलिड हो जाएंगे और नए तो तुम्हें बनाने की परमिशन है ही नहीं। Law made after the commencement of the constitution, after the constitution comes into force, the state shall not make any law which takes away, और abridge होता है कम कर देना, take away मतलब छीन लेना, abridge मतलब कम कर देना, the rights conferred by part 3, part 3 क्या बताया था, fundamental rights, and if such law is made it shall be void to the extent जितना जितना वो rights को खत्म कर रहा है। बोलो समझे कि नहीं समझे भाई? आर्टिकल 13 समझ में आ गया? क्या कहता है आर्टिकल 13? फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जो पुरानी बातें हैं वो भी खत्म और नई भी नहीं बना सकते, नए कानून में नहीं बना सकते। समझ गए? तो एक आर्टिकल 12 हमने पढ़ लिया, एक हमने आर्टिकल 13 पढ़ लिया भाई। ये नीचे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारा यहां से वैसे हटा देना। फिर आता है जी मेन आर्टिकल, आर्टिकल 14, राइट टू इक्वेलिटी। अब फंडामेंटल राइट हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। 14 से 18 तक कौन से चलेंगे? सारे राइट टू इक्वेलिटी वाले चलेंगे। तो सबसे पहले आता है इक्वेलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। Article 14 of the Constitution says that state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the law within the territory of India। इसका मतलब क्या हुआ? Article 14 guarantees to every person that right to equality before the law or equal protection of law। Equality before law का मतलब क्या है? All person within the territory of India, implying thereby the absence of any special privilege in favor of any individual। Every person, whatever be his rank or position, is subject to jurisdiction of the ordinary court। यानी कोई कितना भी 30 मार खा हो, सब कानून के सामने क्या है? बराबर हैं, और कानून सबको बराबर मानेगा। जब कोर्ट में जाओगे ना, मान लो मेरा फैसला तो हो रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, भाई शाहरुख खान ने बोला इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाओ, ना ना बोला कोई चक्कर नहीं है, शाहरुख खान होगा अपने घर होगा, कानून की नजर में सब क्या है? बराबर है, और कानून किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं देगा। समझे? सेकंड, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ which is based on the last clause of the first section of 14th amendment। अमेरिकन की बात कर रहे हैं, देखो ये क्या कर रहे हैं ना, 14th अमेंडमेंट टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहां से आ गया? जो भारत का संविधान बनाया गया ना, तो इंडिया वालों ने पहले क्या किया, दुनिया के सारे संविधान छंगानवारे, सब देखा किस में क्या किस में क्या, थोड़ा कहीं से कॉपी कर लिया, थोड़ा कहीं से, थोड़ा कहीं से, थोड़ा कहीं से, सब बना के इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। आज भारत का संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो वहां से कॉपी मारा इन्होंने। ये क्या कहता है देखो, इक्वल प्रोटेक्शन शेल बी सिक्योर टू ऑल द पर्सन विद इन द टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ऑफ द यूनियन इन द एंजॉयमेंट ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिविलेज विदाउट फेवरेटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन। यानी सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, इसका मतलब कानून की नजर में सब क्या होंगे? बराबर। फिल्मों में देखा वो एक ऐसे तराजू लेके खड़ा होता है बंदा, आंख पे पट्टी बांधी होती है। क्यों बांधी होती है आंख पे पट्टी? कानून अंधा है? नहीं, कानून अंधा नहीं है, ये कह रहा है कि कानून किसी में पार्शियलिटी नहीं करता। इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब क्या है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, कानून आंख पे पट्टी बांध लेता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है, ऐसा बोला गया। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का मतलब क्या है कि जो जो राइट्स आपको मिले हैं उसके एंजॉयमेंट में अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो सभी को क्या माना जाएगा? इक्वल ट्रीट किया जाएगा। यहां लिखा ना देखो, एक काम कर दूं मैं, जो जो बात आपको याद करनी है बस वो दो बातें ही क्या कर देता हूं, अंडरलाइन कर देता हूं यहां से ना। एक तो
ये देखो, absence ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी इंडिविजुअल, ये तो क्या हो गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, कि किसी बंदे को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी, सब क्या माने जाएंगे, बराबर, कानून के नीति में सब बराबर हैं, ठीक है। और दूसरा, equal protection shall be secured to all person within the territorial jurisdiction of union in the enjoyment of their rights and privilege without favoritism or discrimination, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सब लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी, यानी किसी के भी राइट का अगर वोल्यूशन हुआ तो कानून सबको क्या करेगा, बराबर सहायता करेगा, ठीक है। अच्छा, एक एक टर्म होती है पर्सन और एक टर्म होता है सिटीजन, फर्क समझते हो दोनों में। सिटीजन का मतलब क्या होता है, मैं इंडियन सिटीजन हूं, इसका मतलब क्या, मैं अगर ये बोलूं कि मैं इंडिया का सिटीजन हूं, इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया में रहते हैं, इंडिया में रहने से हम सिटीजन बन जाएंगे। मान लो एक बंदा है, नेपाली है, नेपाल से इंडिया में आएगा काम करने के लिए, होटल पे लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे, इंडिया का सिटीजन है, तुम तो रहता तो इंडिया में ही है, हाँ ना। सिटीजन का मतलब होता है जिसके पास वोटिंग राइट्स होंगे, सिटीजनशिप एक्ट के अंडर उसको सिटीजन माना गया है। तो ये कहता है कि आर्टिकल 14 जो है ना, अप्लाइज टू ऑल पर्सन एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू सिटीजन। ध्यान रखना, जितने भी फंडामेंटल राइट हैं, यहां जब ऊपर पढ़ोगे ना, देखो ये यहां पे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन टू होम द राइट आर अवेलेबल, कैसे क्लासिफाई किया गया है, 15, 16, 19 और 30, ये खाली किसको मिलेंगे, 14, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28 किसको मिलेंगे, चाहे वो सिटीजन है चाहे वो फॉरनर है, बस वो होना कहाँ चाहिए, इंडिया में होना चाहिए। और 15, 17, 18, 20 और 24, ठीक है, ये कुछ लिमिटेशन होती हैं कि भाई ये कानून का ये मतलब सरकार नहीं बना सकती। तो आपसे ना पेपर में ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट सिर्फ सिटीजन को मिलते हैं और कौन कौन से सबको मिलते हैं। तो आर्टिकल 14 कहां पे आ रहा है, टू एनी पर्सन, चाहे वो सिटीजन है चाहे क्या है, फॉरनर है, सबको मिलेगा। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो अगर आप इंडिया में हो, इंडियन हो, और आपको किसी ने आपके साथ मार पिटाई कर दी, तो क्या आपकी बात को कोर्ट सुनेगा, हाँ। अगर वो फॉरनर इंडिया में आया हुआ है, उसके साथ मार पिटाई हो जाए, तो कोर्ट ये बोलेगा भाई तू तो फॉरेन का बंदा है, हम तेरी बात नहीं सुनेंगे, या सुनेगा कोर्ट उसके बाद भी, सुनेगा ना। तो यही कह रहा है कि भाई इक्वलिटी हम किसके लिए लेके चल रहे हैं, सभी पर्सन के लिए लेके चल रहे हैं, ना कि खाली सिटीजन के लिए लेके चल रहे हैं। तो आर्टिकल 14 किसको मिलता है, ऑल पर्संस को मिलेगा, चाहे वो फॉरनर है और चाहे इंडिया का सिटीजन है। एक कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन क्या होता है, कंपनी, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होता है क्या, हाँ देखो, विच इज ए juristic person is also entitled to the benefit of this article, ठीक है। तो कर लोगे ये वाला, यहां तक समझ आ गई ना बात। फिर आता है आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव करना। तो ये कहता है आर्टिकल 51 प्रोहिबिट्स द स्टेट, स्टेट पे रोक लगाता है, फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन, किसी भी सिटीजन को क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ, किस ग्राउंड पे, धर्म के नाम पे। रेस मतलब क्या होता है, रंग भेद, गोरी, गोरा लोग, गोरे लोग हैं, काले लोग हैं, अंग्रेज करते थे ना जैसे, वैसे। कास्ट, जाति के बेस पे, सेक्स मेल है कि फीमेल है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ का है, या इनमें से कोई भी। यानी अगर कोई कानून बनाया जाए और वहां ये कह दिया जाए, जैसे मान लो बैंक में जॉब निकली और मैं कह दूं कि सिर्फ हिंदू लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चलेगा क्या। सरकारी नौकरी निकली है, टीचर की भर्ती होनी है, मैंने बोला सिर्फ बनिए लोग ही अप्लाई कर सकते हैं, चलेगा क्या, नहीं ना।
तो ये कह रहा है कि सरकार क्या नहीं कर सकती, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। किस बेस पे नहीं कर सकती? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। बाकी बेस पे कर सकती है, हाँ सर बाकी और किसी बेस पे तो कर सकती है, इन पे नहीं करना सिर्फ। ठीक है, योग्यता के आधार पे कर सकती है, हाँ सर बिल्कुल कर सकती है। सिलेक्शन होना है, जिसके ज्यादा नंबर आएंगे उसका सिलेक्शन हो गया, वो तो कर सकती है। ठीक है, जो नहीं करना डिस्क्रिमिनेशन, वो किस बेस पे नहीं करना? इन बेस पे नहीं करना। ठीक है, तो आर्टिकल 15(2) lays down that no citizen shall be subjected to any disability, restriction or condition with regard to। ये तो 15(1) था ना, यहाँ पे देखो 15(1) क्या कह रहा है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। 15(2) क्या कह रहा है? देखा पुराने जमाने में फिल्मों में देखा होगा, जो नीची जाति के लोग होते थे, जिसको मंदिर में नहीं आना, या इस कुएं से पानी नहीं भरना, या यहाँ कपड़े नहीं धोने, ऐसे ऐसे होता था। तो ये देखो क्या बोल दिया कि 15(2) क्या कहता है कि कोई भी सिटीजन किसी भी डिसेबिलिटी का, रिस्ट्रिक्शन का क्या नहीं होगा? शिकार नहीं हो सकता। भाई कैसे? एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। अगर आपको यहाँ जाना है तो आप किसी भी जाति धर्म के होंगे, सबके लिए अलाउड है, कोई जाओ, कोई रोक टोक नहीं है। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या कह रहा है आर्टिकल 15(2) लेज डाउन दैट कोई भी सिटीजन, सिर्फ किसकी बात हो रही है? यानी आर्टिकल 15 किसको मिला है? सिटीजन को मिला है, ना कि सभी को मिला है। और यूज ऑफ वेल्स मतलब कुएं, टैंक, बाथिंग घाट्स, रोड्स, प्लेस ऑफ पब्लिक रिजोर्ट, मेंटेन्ड और होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड। ठीक है, तो अगर कोई ऐसे रोड्स वगैरह हैं, पब्लिक रिजोर्ट हैं जो सरकार के हैं, तो उसको भी यूज करने के लिए क्या नहीं हो सकता? किसी पे रोक नहीं लगाया जा सकती। सबको कैसे अधिकार है? समान अधिकार होगा। कोई कुआं है, पानी पीना है, तो कौन जा सकता है भाई वहां? कोई भी जा सकता है। तू भाई इस जाति का है, तेरे को नहीं जाना ना, अब ऐसी बात नहीं चलेगी, भारत का संविधान लागू हो चुका है। समझ गए? 15(3), 15(4), 15(5), 15(6) ये बताते हैं जी एक्सेप्शन। 15(3) क्या बताता है? देखो, स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। बच्चों के लिए और औरतों के लिए कोई स्पेशल कानून बनाना चाहें तो बनाए जा सकते हैं, ऐसा संविधान में लिखा है। इसको हम परसिल्टे नहीं मानेंगे। जैसे सुना है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते, तो कानून बना दिया, बोला ठीक है कोई बात नहीं चलेगा। ठीक है, नहीं बाहर रहो बेटा, 9 बजे आना क्लास में। 15(3) क्या कहता है? स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन। बच्चों के लिए और औरतों के लिए अलग कोई कानून बनाना है तो बना सकते हैं, इसको हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं मानेंगे। 15(3) हो गया। 4 क्या कहता है? स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। इंडिया में रिजर्वेशन का सिस्टम चलता है, जानते हो क्यों बनाया गया वो? ताकि जो नीचे वाली कास्ट है, जिनके साथ गलत, जिनको सोशली भी बैकवर्ड माना जाता था, इकोनॉमिकली तो अपने आप ही थे, पैसा नहीं था तो काम ही नहीं था उनके पास। ठीक है, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया? रिजर्वेशन का सिस्टम बना दिया। तो सरकार ये संविधान कह रहा है कि आर्टिकल 15(4) सरकार को ये पावर दे रहा है कि अगर ऐसे लोग जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ट्राइब्स का मतलब आदिवासी, उनके लिए अगर अलग कानून बनाना चाहें तो बनाए जा सकते हैं। गलत क्यों है? अच्छा, आप कहते हो सर जनरल वालों को तो चाहिए 90% और एससी वाले के 70% में एडमिशन हो जाएगा, तो ये तो गलत बात हुई। तो भाई देखो, जब भारत का संविधान लागू हुआ 1950 की बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी के बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता था कि नहीं मिलता था? स्कूल जाते थे। और एससी एसटी वाले बच्चों को स्कूल में घुसने ही नहीं देते थे, तुम जाओ निकलो यहाँ से भाई, तुम नीची जाति के हो। ठीक है, अब जब नंबर आएंगे तो किसके नंबर ज्यादा आएंगे? तो इसलिए क्या बोला गया कि भाई इन बालकों को तो मौका ही नहीं दिया गया, तो इनको कम नंबर में एडमिशन दो, तभी तो ये आगे उठ पाएंगे।
अगर तुम इनका कंपटीशन, मान लो मैं कहता हूं कि एक बच्चा तो सीएस एग्जीक्यूटिव की कोचिंग ले रहा है लगातार, दूसरे बच्चे को किताबें तक नहीं दी गई, अब कहते देखिए जी किसके ज्यादा नंबर आएंगे, तो दोनों को बराबर मान लें क्या? समझ पा रहे हो? इक्वल लोगों के लिए इक्वल कानून हो सकता है, अनइक्वल लोगों के लिए इक्वल कानून कैसे बना दोगे? उनकी क्या गलती थी जो उनको उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसलिए वो परेशान थे भाई। उनको अपलिफ्ट करने के लिए क्या किया गया? एक कानून बनाए गए। हाँ, लेकिन अगर हमें लगे कि आज 70-80 साल हो गए, अब चीजें ठीक हो गई हैं, 20 साल में और ठीक हो जाएंगी, और अब रिजर्वेशन को क्या कर दें, खत्म कर दें, तो भाई ये अब पॉलिटिकल मुद्दा बन गया ना बहुत बड़ा। अब हटा के तो देखो तो दंगे हो जाएंगे, ये तो वोट बैंक खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि जिस पर्पज के लिए बनाया था, अगर वो पर्पज पूरा भी हो जाए तो आज तो फिर हटाना बहुत मुश्किल काम होगा ना, देखा जाए तो। समझे? तो 15 3 करना है, 4 करना है, 5 और 6 आपको करने की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। आपका काम क्या क्या है? आर्टिकल 15(1), 15(1) करना है, 15(2) करना है, 15(3) करना है, 15(4) करना है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया? आर्टिकल 12 पढ़ा, 13 पढ़ा, 14 भी पढ़ लिया, और 15 के भी 4 हमने पढ़ लिया। ठीक है, बस इतना काम कर लो। कल हम 16 से लेके 22 तक, 16 से लेके 22 तक खत्म करवा दूंगा कल मैं आपको।